Good morning, students. Today I will tell you about how to score 95% in mathematics. मैथमेटिक्स में 95% मार्क्स आप कैसे ला सकते हो? क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले तो आपको अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ. ओके, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको अपने सिलेबस पे ध्यान देना है कि हमारे जो सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, क्या हमारा सिलेबस आने वाला है. सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पढ़ना चाहिए. तो कैसे, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे. एनालाइज सीबीएसई क्लास 12 का जो एनालाइज किया जाए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर्स का, तो उसमें 2016 से लेके 2020 तक मैंने एनालाइज किया है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं 20% इजी क्वेश्चंस आते हैं, 60% एवरेज क्वेश्चन आते हैं और 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं. तो अब देखना है इसमें सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो 20% कौन से होते हैं. इजी क्वेश्चन बेटा बहुत आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. वो उसमें अगर आपके डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद हैं तो डायरेक्ट उसी के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसमें फॉर्मूला रखेंगे और वो आंसर आ जाएंगे. तो बहुत इजी होते हैं जो 20% होते हैं हमारे. आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी आपके हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. उनके फॉर्मूले कम से कम फॉर्मूले तो बहुत अच्छी तरह से आपके याद होने चाहिए. ठीक है ना. तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो भी इजी क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ पे 20% लिखा है. एवरेज क्वेश्चन में क्या होगा, एवरेज जो क्वेश्चन आने वाले 60% एवरेज टाइप्स क्वेश्चन आते हैं. उसमें क्या होता है, थोड़ा फॉर्मूले के बेस ही रहते हैं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लेते हैं उसमें. ठीक है ना, थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट और थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं उसको. तो उसमें आपको थोड़ा एप्लीकेशन डाल देंगे, थोड़ा वर्ड्स प्रॉब्लम डाल देंगे. ठीक है, तो थोड़ा वो भी इजी होते हैं, वो भी बहुत आराम से आप उसको कर सकते हो, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. डिफिकल्ट जो 20% होते हैं, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा लिखा, 20% भी नहीं होते, 20% से ही कम होते हैं उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन. लगभग 15 या 10 या 15% डिफिकल्ट होते हैं. और डिफिकल्ट लेवल क्या होता है उनका, उसमें एप्लीकेशन क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, या आज जैसे नया जो सिलेबस आया है उसमें उसके अकॉर्डिंग आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे. तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस जैसे ही आपकी हो जाएगी तो इन डिफिकल्ट जो 20% मैंने लिखा इनको भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे. ये तो बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो ही जाएंगे. जो 20% है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएंगे, इसमें थोड़ा सा वो आपको एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं. ये जो डिफिकल्ट जो 20% मैंने कहा है इनमें भी आप थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डाल सकते हैं. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें आप कर सकते हो. तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसानी से कवर अप हो जाएगा. ठीक है ना. तो बहुत आसानी से यहाँ से देखो इजी 20%, एवरेज, तो ये 80% तो बहुत आसानी से आप ला सकते हो. इनको 80% तो मार्क्स लाने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपको. ठीक है ना. अगर थोड़ी सी भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस कर लोगे, तो इसमें से भी बहुत आसानी से प्रैक्टिस करके इन जो डिफिकल्टी लेवल है 20% इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो रेगुलर प्रैक्टिस करके. ओके. अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम कौन सी बुक पढ़ें, हमें कौन सी बुक अच्छे से करनी चाहिए जिससे हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाए 95% या 100 मार्क्स भी आ सकते हैं. 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स लाना भी बहुत आसान है. बहुत आसानी से हम 100 मार्क्स ला सकते हैं अगर हम रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. अब 100 मार्क्स या 95% से ऊपर मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले तो आपको बुक को फॉलो करना है. जो बुक आप कर रहे हो उसको फॉलो करना है. ये नहीं कि आज ये बुक पढ़ रहे हैं, आज कल ये बुक पढ़ रहे हैं, आज इसमें से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल दूसरी बुक में से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं. आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये बुक पढ़नी है. उसी बुक के आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल्स बार बार प्रैक्टिस करने हैं. उन्हीं में अपनी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करनी है. तो सबसे पहले मैं जो आपको बुक प्रीफर करूंगा, सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी बुक 1 जो आपकी फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की, उसके एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से उनको करना है, बहुत अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस करनी है.
एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अच्छी तरह से उसके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आने चाहिए, इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, इसके एग्जाम्पल, सब कुछ उसका बहुत अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर आप ये अच्छी तरह से कर लोगे तो आप अगर कोई बुक RS अग्रवाल, RD शर्मा, उसी लेवल के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना, जो NCERT में गिवन है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे RD करनी है। RD में क्या होता है कि कुछ थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट गिवन होता है, तो आप उसी में लगे रहते हैं और जो आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बुक प्रीफर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और मैं प्रीफर करूंगा कि सबसे पहले आपको NCERT बुक, जो फर्स्ट बुक है, जो सेकंड बुक है, पहले तो फर्स्ट बुक को बहुत अच्छी तरह से करिए, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से सॉल्व करिए, उनको उसके फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करिए। और फॉर्मूले याद करना जरूर, आप फॉर्मूला कैसे करोगे, फॉर्मूले जब क्वेश्चन में अटेम्प्ट क्वेश्चन में उनको यूज करोगे ना, जब आपको अच्छी तरह से वो याद हो जाएंगे। आप ऐसे ही याद करने बैठोगे तो वो अच्छी तरह फॉर्मूले याद नहीं होंगे। जब आप उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, एक चैप्टर को आप लो, उसके फॉर्मूले लिखिए और उनके फॉर्मूलों के उन चैप्टर के क्वेश्चंस पे अप्लाई कीजिए। उसके बाद वो क्वेश्चंस भी आपसे आ जाएंगे और हाउ टू यूज द फॉर्मूला इन क्वेश्चंस वो भी आपको पता लग जाएगा। मैं आपको प्रीफर करता हूं कि आप एक नोटबुक छोटी सी बना के रखें, उस नोटबुक में आप अपने वर्किंग रूल लिखें, ठीक है ना। क्लास में मैं बताता रहता हूं आपको कि आपको एक नोटबुक बनानी है, उस नोटबुक में अपने वर्किंग रूल लिखने हैं। जैसे ही एक एक्सरसाइज में एक वर्किंग रूल आता है, क्या डिजाइन रहते हैं क्वेश्चन कि भाई यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक इसमें ये वर्किंग रूल यूज हो रहा है, तो आप उस वर्किंग रूल को लिख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक यूज हो रहा है उसको लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो वर्किंग रूल रहेगा, तो आप जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो आपको सिर्फ वर्किंग रूल पढ़ने की जरूरत रहेगी, आप क्वेश्चन फिर अपने आप ही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, वर्किंग रूल नोटबुक आप जरूर बना लेना। वर्किंग रूल उसमें लिखना कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक इसमें ये वर्किंग रूल है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वर्किंग रूल है। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। तो बुक मैं बात कर रहा था, मैं बुक की कौन सी प्रीफर कर रहा हूँ, मैं NCERT बुक 1। इसके सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आप अटेम्प्ट करोगे। ऐसे NCERT बुक नंबर 2, इसमें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से 13 तक है और फर्स्ट बुक में 1 से लेके 6 तक। तो इनके एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, ओके। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो एक बार फिर से इनका रिवीजन, राइट। जब आपको ये दोनों बुक अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, अच्छी तरह से जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी एक सैंपल पेपर लेना है और उस सैंपल पेपर में से कम 10 इयर्स का, उसमें पीछे 10 इयर्स के क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए। उन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 आप सॉल्व करोगे, ठीक है। 1 बाय 1 सॉल्व करोगे और जो सिलेबस डिडक्ट हुआ है उसमें बहुत अच्छी तरह से आप पहले देख लोगे। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं सिलेबस डिडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में से ये एक्सरसाइज डिडक्ट हुई है या ये टॉपिक डिडक्ट हुआ है, उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। तो 10 इयर्स के सैंपल पेपर आपको करने हैं, ठीक है ना। और जब आपके दिन नजदीक आ जाए एग्जाम के, सपोज दैट अभी आपके 1 मंथ रह गया, तो आप ये बुक भी आपको बहुत अच्छी तरह से आती है, ये बुक भी बहुत अच्छी तरह से आती है। अब आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, तो पहले तो सैंपल पेपर आप सॉल्व करिए। उसके बाद जब सैंपल पेपर भी आप सॉल्व कर लो, फिर आपको टाइम लिमिट देखिए कि कितनी देर में आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, कितनी देर में आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। एक सैंपल पेपर ले लीजिए और आप अलग बैठ जाइए, फिर देखिए, टाइम नोट करिए कि आई थिंक मैंने जो क्वेश्चन पेपर है 9 AM से स्टार्ट कर दिया है, कि क्या 3 घंटे में आप उस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ये टाइम लिमिट निकालिए, क्योंकि मैथ्स के एग्जाम में बेटा क्या होता है, सबसे ज़्यादा टाइम की प्रॉब्लम आती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बाद में यही उनको ये रहता है उनका कि मेरे पास टाइम की कमी थी इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो सबसे पहले टाइम लिमिट आपको मैनेज करनी है, टाइम को मैनेज करना है, ठीक है ना। तो टाइम मैनेज कैसे होगा, जब आप सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे,
ठीक है ना। ऐसे ही समझना कि जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, उसी स्ट्रेंथ से आपको क्वेश्चन पेपर करना है और फिर देखना है कि कितनी देर में हम उस सैंपल पेपर को कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, सैंपल पेपर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वैसे वैसे आपकी टाइम लिमिट घटती जाएगी और उस टाइम लिमिट को आप 2 और 30 मिनट्स तक भी ला सकते हो। 2.5 घंटे में वो क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करना ही होगा, तब एग्जाम रूम में आप अच्छी तरह उसको 3 घंटे में सोल्व कर पाओगे। तो ये स्ट्रेंथ भी आपको धीरे धीरे बनानी है। तो मैंने क्या प्रीफर किया है, पहले एनसीईआरटी बुक 1 को अच्छी तरह से करना है, उसका एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, ऐसे एनसीईआरटी बुक 2 सेकंड बुक है उसको भी अच्छी तरह से करना है और उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं आपको कम से कम 10 इयर्स के। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये सबसे बड़ी बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि कैसे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक अटेम्प्ट ऐसे ही करना है या बाद से स्टार्ट करना है। देखो ये सब कुछ डिपेंड है आप पे, आपको इजी कैसे लगता है, आप किसमें कंफर्टेबल हो। आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके स्टार्ट करना चाहते हो या आखिरी से स्टार्ट लेके करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। लेकिन आप देखना कि किस सेक्शन में, 4 सेक्शन होते हैं, कि किस सेक्शन में कितना टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है, किस सेक्शन में कितना टाइम आपका लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है या लास्ट से स्टार्ट करना है, वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। लेकिन टाइम आप जरूर देखते रहना कि इस टाइम में जब आप एग्जाम हॉल में हो तो आपके पास एक वॉच जरूर होनी चाहिए, घड़ी जरूर होनी चाहिए। वैसे तो अभी सीबीएसई का रूल है, एग्जाम हॉल में आपके वॉच मिलेगी, आपको क्लॉक मिलेगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी टाइम प्रीफर करना है, टाइम देखना है आपको कि ये पहला सेक्शन है, इसको सेक्शन करने में मुझे कितना टाइम लेना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि इसमें थोड़ा इजी क्वेश्चंस होते हैं जिनको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो आप, तो आपको लगेगा कि हम इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन टाइम, फिर से मैं बोल रहा हूँ, टाइम को मैनेज करना है आपको, ठीक है, टाइम को अच्छी तरह मैनेज करना है। सो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन जो सैंपल पेपर है ना, उन सैंपल पेपर की प्रैक्टिस किस तरह की है। अगर आपने सपोज दैट प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट किया है, तो फिर उसी तरह से आपने, जिस तरह आपकी प्रैक्टिस है उसी तरह से आप करिए उसको। अगर आप चाहते हो कि मुझे तो आखिरी से स्टार्ट करना है, मेरी तो प्रैक्टिस वहां पे ज़्यादा है कि मैंने क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट किया है फिर इधर से 1 तक करूँगा, तो आप उसी तरह करिए। लेकिन उसी तरह की आपको पहले हैबिट डालनी होगी अपने आप में, उसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे सैंपल पेपर से। ओके, तो सबसे जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, या मैं 95% क्या 100% मार्क्स ला सकता हूँ, मैथ्स में 100 मार्क्स ला सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, वर्किंग नोटबुक जरूर बना के रखो अपने। वर्किंग नोटबुक, हर एक्सरसाइज में, हर चैप्टर में एक वर्किंग रूल होते हैं, उन वर्किंग रूल को लिखिए। उन वर्किंग रूल को जब आप लिखोगे तो आप जब एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक रहेगा, उन वर्किंग रूल को पढ़िए और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, तो बहुत इजी से आप उनको कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि कितना सिलेबस डिडक्ट हुआ है और कितना आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।